Assalamu alaikum dear students. Myself Haider Ali. As you're seeing, I am quite well. I really hope you will also be fine. As you know, we will discuss the first chapter of ninth chemistry. Today our topic of discussion relative atomic mass. First of all, we will understand the meaning of relative. The relative mean reference. Relative mean reference, yeah, with compared to, by comparison, by comparing, mean relative atomic mass यानी कि the mass of an element with reference to the mass of another element. यानी कि किसी आपने एक एलिमेंट का मास, एलिमेंट के एटम का मास फाइंड करना चाहते हैं, उसको किस तरह से करेंगे कि यानी कि एक दूसरा एलिमेंट जो है उसका जो मास है उसके साथ, उसके रेफरेंस के साथ या उसके साथ कंपेयर करके आप उसको जो फाइंड करेंगे तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो उसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल को समझते हैं। क्या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 10 किलो का वेट है, 10 केजी वेट है, तो उसको यानी मैं अपनी साइड पे रखता हूँ, अपने राइट हैंड पे। तो एक लम्हे के लिए सपोज करें कि हमारे पास कोई वेट डिवाइस है, तो एक दूसरी साइड पे मैं इसको यानी कि अगर मैं इसके ऊपर 10 किलो का वेट रखता हूँ तो ये क्या करेगा, नीचे को चला जाएगा। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए, इस चीज़ को यानी कि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इधर मैं एक 5 किलो का वेट रखता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक और इसके ऊपर रखता हूँ तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब कि हमने इससे 10 किलो को यानी कि इसका मास जो है फाइंड करने के लिए 5 किलोग्राम के ये दो यानी कि वेट इस्तेमाल किए। तो इसका मतलब कि 10 किलो का वेट यानी कि 5 किलो के जो है उसके साथ कंपेयर किया, तो इसका यानी कि जो मास था 10 किलो वेट का वो कितना आया कि 5 किलो की यूनिट इस्तेमाल हुई। इसी तरह मैं 10 किलो की बजाय यहाँ पे साइड पे 2 किलो का रख देता हूँ, तो 2 किलो के कितने इस्तेमाल होंगे, डेफिनेटली बात है 2.10 5 होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 किलो का वेट को जब मैं कंपेयर करके इसका मास फाइंड करता हूँ तो कितने की आएगा, यानी कि 5 यूनिट इस्तेमाल होंगे, किसके, 2 केजी के। बस हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन, ठीक है, जो आपके पास सुपरस्क्रिप्ट है, नीचे आपके पास सबस्क्रिप्ट है, उसको बोलते हैं, इसको शो करेंगे डी के साथ, इसको ए के साथ, ठीक है। और ये आपके पास जो एटॉमिक मास होता है ये सम होता है जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इन दोनों का जो सम होता है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का, उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास G है यानी कि G प्लस n, इसका अगर फार्मूला देखें G प्लस n विच इज इक्वल टू A। इसी तरह हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, हम उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी कि हम देखेंगे जो आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन है, इसके अंदर यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 1 है। इसका मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन कोई मौजूद नहीं है, लेकिन एक प्रोटॉन ही है। और ये प्रोटॉन है, इसका मास होता है 1.672 × 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह के जो वैल्यूज हैं यानी कि कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स हैं, इनसे बचने के लिए जो साइंटिस्ट ने प्रेफर किया कि आपके पास पर इसका ये तो मास हो गया प्रोटॉन का। इस तरह जो इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये सपोज ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता एटम का, जैसा मैं बताता चलूं, जैसे हम इसको सपोज करते हैं कि इसका तरह का हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका जो मास होता है वो होता है 9.018 × 10 की पावर -28 ग्राम, ठीक है। अब देखेंगे जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसके मुकाबले में, यानी कि हम सपोज करेंगे इनके दरमियान में 4 डिजिट का फर्क है, यानी कि 0.001, ठीक है, जो कि एक बहुत वैल्यू, हम अगर इसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो 1 2 3 और 4, ठीक है, यानी कि वो 10,000 का उनके दरमियान में फर्क आ जाता है अगर हम उसको इस तरह से फाइंड भी करें। तो यानी कि अगर हम देखेंगे उसका एक पार्ट 10,000 में, वो यानी कि उसके आगे निग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इस तरह की यानी कि उन्होंने क्या किया, तो जो उसका मास हाइड्रोजन का उसके मुकाबले में, यानी कि क्योंकि न्यूट्रॉन तो इसके अंदर होता नहीं, एक ही प्रोटॉन होता है, उन्होंने कह दिया कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है वो कितना होगा भाई, यही होगा 1.672 × 10 की पावर -24 ग्राम। तो साइंटिस्ट ने इस तरह के जो आपके पास कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स जो हैं, इनको आपके लिए लिखना भी मुश्किल है, इनसे अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक यूनिट को मुतारफ करवाया, यानी उनको उसको प्रेफर किया, उसका नाम रखा उन्होंने एटॉमिक
मास यूनिट यानी कि AMU। यानी कि आप इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास एक साइड पे हमने एक 10 किलो का वेट रखा है या राइस रखे 4 किलो, दूसरी साइड पे उसके लिए उनको वेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वेट के दूसरे जो छोटे छोटे यूनिट्स उनको इस्तेमाल किया। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि इसके यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे और हाइड्रोजन का जो यूनिट है वो कितना होता है, 1 MU होता है। और एक जो कि लाइटेस्ट एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल। तो हम क्या करते हैं अभी, इसी के मुकाबले में कार्बन 12 ले लेते हैं, कोई और ले लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि हम क्या एटॉमिक मास को डिस्कस करें, एटॉमिक नंबर को नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं अभी कि एक साइड पे मैं ऑक्सीजन रख लेता हूँ, ठीक है, और दूसरी साइड पे मैं हाइड्रोजन रखता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका कितना है भाई, एटॉमिक मास 1 है, जबकि इसका कितना है 16 है। तो जाहिर सी बात है जो ऑक्सीजन हो गया उसका बड़ा जो है वो नीचे चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऊपर आ जाएगा। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, जैसे हमने 10 को पूरा करने के लिए इधर भी 10 किलो वेट रखा था, यानी कि अब इधर 16 है तो हम इधर भी 16 ही यूनिट इस्तेमाल करेंगे, फिर जाके ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि इसका वेट, जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, वो कितना हुआ भाई 16 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 16 AMU, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन के 16 यूनिट इस्तेमाल हुए। ठीक है, जिस तरह कि हमने अब देखा था कि 5-5 किलो के 2 और 2-2 किलो के 5 इस्तेमाल हुए। तो ये तो यानी कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह फाइंड करते हैं। तो इसको इससे भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर से बचने के लिए MU और MU को किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि एक साइड पे आप ऐसा एक और भी बात होता चलूंगा आपको कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा दूं, सपोज करें यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ, तो इसके अंदर 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन एटम्स होते हैं। तो देखें कि अगर हमें इसको 20 लाख, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 2 मिलियन में डेफिनेटली 20 लाख हो जाएंगे, यानी कि इसके अंदर 20 लाख एटम जो है। तो इसको मैं अगर यानी कि ब्रेक करता हूं तो एक ऐसा इतने छोटे जर्रे बन जाएंगे कि जिनको हम आम आंख से क्या माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। तो इस तरह के मॉलिक्यूल का वेट करना क्या हो जाएगा, हमारे पास मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि राइस की बजाय 4 किलो राइस की बजाय आप मुझे एक राइस जो है उसमें से, यानी कि एक उसको जो चावल का दाना है आप उसको उठाएं, उसका मुझे वेट बताएं, तो डेफिनेटली सी बात है वो जो आपके पास यानी कि डिजिटल कंप्यूटर आ गए हैं, हो सकता है वो भी इसको ना बताए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका वेट करने के लिए हम कोई और चीज ले लेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल हम गंदम का कोई एक दाना ले लें या जो वगैरह है उसके साथ उसको कंपेयर करें। ठीक है, तो उसका यानी कि वेट बताएं भाई इसका जो वेट है तो इस जो कि इतने दाने के बराबर है, या फिर गंदम के इतने दाने के बराबर है, किसका वेट या किसका मास है, चावल के एक दाने का। ठीक है, इसी तरह हमने क्या फाइंड करना होता है, जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं उन एक एटम का आपने वेट फाइंड करना है, एटॉमिक वेट फाइंड करना है किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके या दूसरे के साथ रिलेट करके। ठीक है, तो यानी कि देखा कि आपके पास जो ऑक्सीजन है उसके 16 यूनिट इस्तेमाल हुए, इसी तरह कार्बन 12 देखते हैं तो कार्बन के भी 12 भी यूज हुए। लेकिन जो हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्टली एलिमेंट्स जो है उनके साथ यानी कि मोस्टली तो नहीं, यानी कि सम के साथ हाइड्रोजन यानी कि उनके साथ बॉन्ड नहीं बनाता या उनके साथ मिलके कंपाउंड्स नहीं बनाता। तो उन्होंने क्या किया भाई, इसको चेंज किया, चेंज करने के बाद एक दो एलिमेंट्स और आए, उसके बाद जो हमारे प्रेजेंट है उसको डिस्कस करते हैं कार्बन 12 पे आगे। ठीक है, कार्बन को यानी कि हम देखते हैं, अगर सोचें तो हमारे माइंड में एक सवाल आता है भाई कार्बन के ही साथ क्यों, इसके साथ ही स्टैंडर्ड यूनिट क्यों बना दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि हम ये कहेंगे कि जो आपके पास कार्बन है, कार्बन एक मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है और पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और उसके अंदर से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ भी यानी कि एक ओवरऑल मॉलिक्यूल और उसमें से जो एटम्स जो हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर उनके जरिए से भी आप किसी का एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक वेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर बनाता है, इसका टोटल एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 AMU। ठीक है, हाइड्रोजन का भी हमने देखा कि इक्वल होगा 1 MU के बराबर। तो इधर हमारे पास इसके दो हैं तो एक, और हमने ऑक्सीजन फाइंड करना है, हमारे पास 18 है, तो इधर हमारे पास 18 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 16 AMU। ठीक है,
तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। लेकिन हाइड्रोजन जब एक जो ऐसे एलिमेंट्स जो उनके साथ बॉन्ड नहीं बनाता तो उसके साथ हम यानी कि उसके अंदर से हिस्सा फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि उनकी वैल्यूज के अंदर कहीं ना कहीं पे चेंजिंग आ सकती है। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए ये इसको चेंज कर दिया गया। और चेंज करने के बाद कोई इस चीज का नजरिया किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था कि हम दूसरे एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग या बाय रिलेटिंग द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विद द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ विद लाइटेस्ट एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, वो कौन सा था? हाइड्रोजन। तो इस तरह जब देखा गया कि उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता या उनके साथ मिलकर प्रोडक्ट नहीं बनाता, तो इसको चेंज करते हुए तो जो अब है उसको आ गया कार्बन आ गया। कार्बन क्या है? एक मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है और तमाम के साथ जो है मिलकर वो बॉन्ड बना लेता है और यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। तो उनके दरमियान में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। तो अब बात है कि कार्बन 12 यानी कि कार्बन 12 लेते हैं, तो कार्बन 12 ही क्यों? तो बच्चे कार्बन 12 इसलिए क्योंकि इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है, क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, तो कार्बन 12, 13, 14 जो इसकी कार्बन 12 है इसकी रिलेटिव अबंडेंस है वो 99% है। ठीक है, इनके मुकाबले में, इसलिए हम कार्बन 12 ही लेते हैं और ये एक मोस्ट स्टेबल ये आइसोटोप है और ये नेचुरली पाया जाता है 99%। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि थोड़ी सी इसकी एग्जांपल को देखते हैं और इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर। अच्छा भैया, हम देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड के दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर करके उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल होता है जो फर्स्ट कंसीडर किया गया। ठीक है, वो क्या आता है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट का जो एक एटम है उसका मास डिवाइड कर देंगे कार्बन 12 का जो एटम है उसके मास के साथ। यानी कि हमने कहा था कि भाई कि हमारे पास 10 किलो का वेट है। ठीक है, 10 किलो का वेट है इस एक एटम का, जस्ट सपोज। तो हमने क्या किया था कि दूसरी साइड पे कितने रखे थे? दो किलो के या 5-5 किलो के। तो पहले देखते हैं, जब हमने 2 किलो के रखे, जब उसके 2 किलो के रखे तो हमारे पास आंसर कितना आया? 5। यानी कि वो कितने उसके एटॉमिक मास जो यूनिट इस्तेमाल हो गए 2 किलो के 5 इस्तेमाल होंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो 5 के कितने यूज होंगे? 2। ठीक है, इस तरह हमने राइस की एग्जांपल ली, तो राइस का मैंने कहा कि आपके पास 4 जो राइस है उसके अंदर आपने यूनिट इस्तेमाल करनी है 1-1 किलो की। ठीक, तो यानी कि उसका वेट जो है तो वो कितना आ गया भाई? 4, यानी कि 4 यूनिट इस्तेमाल होंगे 1 किलो वेट के। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, जब 2 करूंगा यहाँ पे हमारे पास आंसर डेफिनेटली कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने से। तो इसी तरह हमने किसी अंदर एटम के अंदर फाइंड जो करना है, उसने कहा कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट का अपने जो मास है उसको डिवाइड कर देना है। जो 12 है, जो कार्बन 12 है उसके उसका एटॉमिक मास 1 होता है। इसी तरह हमारे पास लिथियम है, उसका 3 होता है। अब हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। तो भाई हमने ये देखा, तो इसके जरिए से अगर हम यही फार्मूला अप्लाई करें तो ये क्या आ गया? 1/12। ठीक है, इसी तरह 3/12 सॉरी, इसी तरह 27/12, फिर हमारे पास 40/12। ठीक है, अब हम देखेंगे जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फिर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर ही आएगा, यानी कि 0.08 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास 3 1 1/4 और इक्वल टू 0.25, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास जो फ्रैक्शन के नंबर आते हैं इसको देखें तो भी सेम कंडीशन है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये वही कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आते हैं। जब वही कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आते हैं तो भाई तो हमें फिर क्या जरूरत है, यानी कि हमें क्या फायदा हुआ? हमने पहले कॉम्प्लिकेटेड नंबर की बजाय प्रेफर किया एटॉमिक मास यूनिट को। अब हम फिर क्या कर रहे हैं? फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड ही नंबर आ रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे? तो उसका कॉम्प्लिकेटेड नंबर जो है इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए हम भी क्या करते हैं कि इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 1। इधर भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये 3 आ जाएगा। फिर इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 27। और इसी तरह इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन को देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो 16/12 आएगा। ठीक है, 16/12 इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 12।
अगर हम इसकी ज़्यादा देखें तो कॉम्प्लिकेटेड नंबर, इसको ही खत्म करते हैं भाई, तुम्हारे पास 16 एटॉमिक नंबर यानी कि इसका 16 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमने इस कॉम्प्लिकेटेड नंबर से क्या करेंगे, तो इसके अंदर तो थोड़ी सी चेंज ही करेंगे। वो क्या करेंगे, इसका 1/12 पार्ट लेंगे। ठीक है, यानी कि सपोज कि आपका एक एटम है कार्बन 12 और एक एटम है, ये आपके पास एक कार्बन 12 का एटम है, जस्ट सपोज कह रहा हूं फिर। तो आप इसके क्या करते हैं, अभी इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, फिर 12। ठीक है, तो आप इसका एक कोई से एक पोर्शन जो है, अगर मैं इसको लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा कि यानी कि अगर मैं इस 12 में से एक ले रहा हूं, तो ये क्या होगा 1/12। ठीक है, यानी कि हमने एटॉमिक मास यूनिट को फाइंड करने के लिए कार्बन 12 के जो है उसका 12वां हिस्सा लेना है। ठीक है, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो इधर है उसके कितने यूनिट होंगे, A1 AMU। उसी तरह हम कार्बन के कर लें, ठीक है, कार्बन 12 है। ठीक है, तो इधर हमारे पास 12/12 × 12, तो इसके कितने यूनिट आएंगे, 12 यूनिट ही आएंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो कार्बन है, कार्बन का 1/12वां हिस्सा लें। ठीक है, यानी कि उसका 12वां हिस्सा लें उस कार्बन 12 के एटम का। ठीक है, तो उसके यानी कार्बन 12 के 12 हिस्से यानी कि ये वाला लें, तो कार्बन का ओवरऑल कितना होगा फिर, यानी कितने ये वाले पोर्शन बन जाएंगे। डेफिनेटली सी बात है, एक वाला है तो कार्बन 12 है, तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी कि उसके अंदर 12 मास यूनिट होंगे। ठीक है, यानी कि इसका ये मास है ये वाला, ठीक है, एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 12 है। तो हम उसके एलिमेंट एटम का 12वां हिस्सा ले रहे हैं, 1/12 पार्ट ले रहे हैं, तो उसको कार्बन 12 करने के लिए कितने की जरूरत है, 12 की होगी। इस तरह हम उसको वो जाएंगे, हम सोल्ट है, हमारे पास ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है। ठीक है, उनको भी इक्वल करने के लिए उसको कितनी जरूरत पड़ेगी, भाई डेफिनेटली सी बात है, हाइड्रोजन को यानी कि उसका 12वां हिस्सा जो है वो इक्वल है किसके, हाइड्रोजन के एटम के। इसी तरह लिथियम है, वो उसके यानी कि उसके 3 ये वाले, ठीक है, ये 3 यूनिट मिलके जब उसके यानी कि 3 यूनिट्स मिलेंगे कार्बन के 1/12, यानी कि उसका जो कार्बन है उसका 12th पार्ट जो है उसके 3 यूनिट होंगे, तो लिथियम का एटॉमिक वेट आ जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम है, इसी तरह कैल्शियम है। ठीक है, यानी आप इसका 1/12 पार्ट ले रहे हैं, तो 1/12 पार्ट किसके इक्वल है, हाइड्रोजन के 1 MU के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के इक्वल है। ठीक है, अगर आप लिथियम पे जाते हैं तो ये क्या है, 3 टाइम हैवियर है किससे, 1/12 पार्ट से। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम क्या है, 27 टाइम ग्रेटर है एज कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ी सी इसके अंदर एक्सरसाइज करते हैं, थोड़े से एक दो क्वेश्चन करके सॉल्व करके देखते हैं कि हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, यानी कि ये तो हमारे पास था एक एटम के बारे में, अगर यही हम मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर फाइंड करना चाहें तो उसको किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम अच्छा भाई, अब हम देखते हैं H2SO4 का, जिसको कि सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और इट इज द किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, इसको जितने भी केमिकल्स हैं उनका बादशाह भी बोला जाता है। और एक और भी आपके साथ आपने नॉलेज में इजाफा करता चलो कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की का इन्हिसार है वो इसके ऊपर भी होता है कि वो वाले मुल्क जो है वो H2SO4 की कितनी मिकदार हर साल कंज्यूम करता है। तो चलें, वो एक ये हो गया। अब हम देखते हैं H2SO4 का, हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने को, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है। तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में हम देखा कि हाइड्रोजन का एक जो है आपके पास, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम 1 MU के बराबर था, यानी कि जब हमने कार्बन के साथ उसको कंपेयर किया तो हमारे पास यानी कि 2 एटम इसके अंदर यूज हो रहे हैं, इधर एक, ठीक है, 1 MU के बराबर होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 30, एटॉमिक मास जो है 32 होता है, और 16 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हम देख लेते हैं पहले उसके साथ कंपेयर करके 32। ठीक है, 32 को हमने क्या है डिवाइड कर देना है 12 इंटू, डिवाइड करके फिर हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/12 पार्ट्स का लेंगे, तो ये 12 के साथ 12 कैंसिल, तो इसके ये कितना आ गया 32, यानी कि जो 1/12 एट ए पार्ट है कार्बन 12 का, ठीक है, उसके कितने यूनिट इस्तेमाल होंगे
सल्फर के लिए 32 यूनिट्स होंगे, ठीक है, यानी कि उसको फिर वही बात कर रहा हूँ यूज होंगे, यानी कि उसके इक्वल होंगे, ठीक है। 32 कार्बन 12 के 1/12 पार्ट यानी कि इक्वल होंगे, यानी कि 32 इक्वल होंगे सल्फर के एक एटम के, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 32। इसी तरह हमने आगे इसका भी निकाला ऑक्सीजन का हमारे पास 16 आया, क्योंकि 4 एटम यूज हो रहे हैं तो 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब 2 1 2, इसी तरह 32 और ये इसके अंदर वैसे जमा हो जाएगा, और 16 4 64 64, ठीक है। अगर हम सबको जमा करें तो देखेंगे आप 4 2 6 6 2 8 और 3 6 9, यानी कि 19 AMU इसके अंदर यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 19 AMU के इक्वल आता है। इसी तरह हमने हाइड्रोजन का वही सेम यानी कि A और नाइट्रोजन का हमने फाइंड किए थे यानी कि 14, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक मास 14 होता है। उसी तरह हम उसको भी फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास इसके यूनिट कितने हुए, कार्बन 12 के इक्वल होगा, यानी कि 14 जो कार्बन 12 के यानी कि 1/12 पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे नाइट्रोजन के एक एटम के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 14 और इधर हमारे पास कितना आ गया, ये 16 था, तो 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। इधर हमारे पास 4 प्लस 1, ठीक है। 8 4 12 और 1 13, एक हासिल और 4 1 5 और 1 6, ठीक है। यानी कि हमारे पास इसका जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 63 AMU। इसी तरह अमोनिया का देखते हैं, नाइट्रोजन का वैसे ही 14, ठीक है, साथ में 3 × 1, तो इसके अंदर कितना ये आंसर आएगा 17 AMU, ठीक है। अब आपके पास ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको भी हम ये आपके इनके देखने को तो आपको लग रहा है कि बहुत भी मुश्किल है, आपसे नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी है। तो देखते हैं भाई, अमोनिया 14 है, इसके अंदर 4 यूज हो रहे हैं हाइड्रोजन के एटम, ठीक है। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है भाई 2 के साथ, इसके सबस्क्रिप्ट में 2 है, तो ये इसी के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह आगे वाला सेम वही काम 32 प्लस आगे हमने वो 4 देखा कितना था 64 के इक्वल आया था, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली 64 लिख देते हैं, ठीक है। ये आपके पास कितना आ गया भाई 14 और 4 कितने हो गए 18, इसको भी नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास ये 32 9 64, 4 2 6 और 6 3 9, ठीक है। तो आपके पास ये 96 है और ये 14 और 4 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर है 36 आता है 36। तो अगर हम इसको जमा करें भाई तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 6 12, ठीक है, एक आंसर, उसके बाद 2 3 12 और 1 13 132 आ जाएगा। तो आई रियली होप you will understand the topic relative atomic mass, but if you have any confusion or misunderstanding or any question तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।